सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं पाठ तीसरा वारे हमदर्द इस पाठ का तीसरा और अंतिम वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस जो मुद्दे मैंने कुछ बताए थे वह देखते हैं कौन कौन से मुद्दे इस पाठ के अंतर्गत बताए थे। तो पाठ का परिचय हो चुका है, गद्य संबंधी यह भी जानकारी हो चुके हैं। यह जो पहला मुद्दा था इसका क्या नाम दिया था शायद आपको याद होगा कि लेखक के टांग टूटना, और यह पहले मुद्दे का नाम था लेखक की टांग टूटना। दूसरा जो मुद्दा था तो पहले मुद्दे के अंतर्गत चित्र भी मैंने दिखाई दिए थे दो, किस प्रकार लेखक कार से टकरा गया है। यह था दूसरा परिच्छेद, और दूसरे परिच्छेद का नाम था लेखक बिस्तर पर और नए मुहावरे का जन्म। इसकी भी चर्चा हो चुकी है, अध्यापन हो चुका है, स्पष्टीकरण हो चुका है। तीसरा मुद्दा, दूसरे मुद्दे से संबंधित मैंने कुछ चित्र आपको दिखाए थे। लेखक का पैर फ्रैक्चर रेत की थैली के सहारे टंगा हुआ था। यह उसके आगे चौथा मुद्दा, वार्ड और मिलने वाले पहले लोग कौन कौन से आते हैं, इसका भी स्पष्टीकरण हो चुका है। और अंतिम अगला यह जो परिच्छेद है, चौथा मुद्दा मिलने वाले लोगों की विशेषता। इस प्रकार इसके आगे एक मुद्दा हमने देखा था सोनाबाई का आना, उसके 4 बच्चे, 4 बच्चों की शरारत, कौन क्या कर रहा था, सोनाबाई की मान्यता, दवा गिरने के बारे में, यह सब कुछ हो चुका है। तो अब हम 2 मुद्दे बचे हैं इस पाठ के, उसकी ओर चलते हैं। तो छठा मुद्दा है हमारा, सोनाबाई के चित्र भी मैंने दिखाए थे, और यह है छठा मुद्दा, और उससे संबंधित यह परिच्छेद आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो इस मुद्दे का नाम अपने वर्ग पाठ की वही में लिख सकते हैं आप। इस मुद्दे का नाम है गलत कमरे में आना। आया समझ में, ध्यान में? इस मुद्दे का नाम है गलत कमरे में आना। तो देखते हैं इस मुद्दे के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारी लेखक कहना चाहते हैं। तो लेखक कहते हैं कुछ लोग यह दिखावा जो दिखाते हैं, औपचारिकता निभाते हैं, इसकी मर्यादा लांघते हैं, तोड़ देते हैं, इसकी हद सीमा जो होती है वे तोड़ देते हैं। और विशेषकर जो रिश्तेदार होते हैं वे दूसरों गांवों से आते हैं। हमारे भी रिश्तेदार होते हैं दूसरे गांव, यदि उन पर कोई संकट आया, अपघात हुआ, तो हम भी उसे देखने के लिए जाते हैं रिश्तेदार को। तो लेखक कहता है कि जो दूसरे गांव से रिश्तेदार आते हैं तो औपचारिकता निभाने की हद करते हैं, वे उसके बारे में लेखक ने जानकारी दी है। एक प्रसंग, एक संदर्भ, एक उदाहरण लेखक यहाँ आपको देता है कि वह कहता है कि एक दिन टैक्सी लेखक के जिस अस्पताल में था, उस अस्पताल का जो कमरा था, उस कमरे के सामने आकर रुकी थी। उसमें से एक आदमी निकल आया और कार में से उतरकर सीधे लेखक के कमरे में आया। और क्या किया उन्होंने, लेखक की छाती पर सिर रखा और वो रोने लगा। लेखक के सिर पर, लेखक के छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा।
मतलब उन्होंने लेखक के छाती पर सिर रखा और ऐसा ही उल्टा पड़ गया और जोर जोर से रोने लगा और लेखक से कहता है कि हाय तुम्हें यह क्या हुआ। हाय यह एक विस्मयादि बोधक अव्यय है, परीक्षा में 1 अंक के लिए पूछा जाता है। तो इसका उत्तर कैसे देना पड़ता है हमें? हाय डैश विस्मयादि बोधक अव्यय, इस प्रकार। तो वो टैक्सी से निकल कर जो लेखक के कमरे में आया था, सीधे घुसकर वो लेखक से कहता है हाय तुम्हें यह क्या हुआ? कार वालों का सत्यानाश हो। ये किसका कहना है? उस रिश्तेदार का। मैंने दिल में कहा, लेखक ने अपने मन से कहा, मुझे जो हुआ तो हुआ, पर इसे क्या हुआ है? यह क्यों रो रहा है? तुझे क्या हुआ है? तुझे कौन सी पीड़ा हुई है? वह कुछ देर लेखक की छाती से उन्होंने गर्दन हटाई और क्या कहा है देखो, लेखक से आंख मिलाई। और जब उन्होंने लेखक से आंख मिलाई तो वह रोने वाला आदमी एकदम चुप हो गया। क्या कारण होगा? फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आया। देखो हंसने लायक यह मुद्दा है। तो मुद्दे का नाम ही क्या दिया था हमने? गलत कमरे में आना। तो यह कोई रिश्तेदार है, लेखक का रिश्तेदार है ही नहीं, लेकिन उन्होंने किसी से उन्होंने पूछताछ नहीं की कि उनके रिश्तेदार का नाम क्या है, किस कमरे में है। मतलब यह एक हंसी मजाक लेखक ने की है कि कुछ लोग सावधानी भी नहीं बरतते कि अपना जो रिश्तेदार होता है उसका नाम कौन सा है, वो किस कमरे में भर्ती हुआ है, उसे एडमिट किया है, इसकी जानकारी लिए बिना ही कुछ लोग ऐसे ही सीधे आते हैं और इस प्रकार का नाटक या ड्रामा या प्रसंग यह होता है। यह प्रसंग लेखक ने हमारे सामने रखा है और वह आखिर कहता है कि मुझे माफ करना भाई साहब, मैं गलत कमरे में आया था। तो लेखक कहता है कि आजकल लोग ठीक से बताते भी नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। मतलब वह जो आदमी था गुप्ता जी को मिलने के लिए आया था और वह कहता है और हंसता है हे करके, अच्छा भाई माफ करना। दोबारा वह लेखक से माफी मांगता है कि मैंने आपको तकलीफ दी और इतना कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज लेखक को पड़ोस के कमरे से सुनाई दी। मतलब जिस प्रकार की हरकत लेखक के कमरे में उस आदमी ने की कि लेखक के छाती पर उन्होंने सिर रखा था और जोर जोर से रोने लगा, और यही हरकत उन्होंने वह गुप्ता के कमरे में जाकर उस गुप्ता जी के छाती पर भी सिर रखकर ऐसे ही जोर जोर से रोने की आवाज वहां से आने लगी। लेखक कहता है कि मुझे उस दिन उस आदमी से ज्यादा गुस्सा उनकी पत्नी पर आया। क्यों आया? इसका भी एक कारण है। यह भी एक अंक के लिए कृति परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि लेखक को अपने पत्नी पर गुस्सा क्यों आया। इसका उत्तर यहां नीचे दिया है कि पत्नी की गलती क्या थी कि उन्होंने लेखक का रिश्तेदार या करीबी नजदीक वाला पास वाला समझकर, जान पहचान वाला समझकर टैक्सी वाले का किराया लेखक की पत्नी ने दिया था। इसलिए लेखक को गुस्सा आया कि लेखक को बाद में चला कि यह हमारा रिश्तेदार है ही नहीं, हमारा जान पहचान वाला नहीं है। फिर भी पत्नी ने क्या किया, एक इंसानियत के नाते कि देखो ये कितना भावुक हो चुका है और टैक्सी वाले के तो पैसे अभी तक नहीं दिए थे, इसलिए लेखक की पत्नी ने जल्दबाजी में क्या किया, उस टैक्सी का जो किराया था वह किराया उस टैक्सी वाले को दिया। लेकिन लेखक कहता है कि मुझे ज्यादा गुस्सा उस व्यक्ति की अपेक्षा मेरी पत्नी पर आया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लेखक की पत्नी ने कि लेखक की पत्नी को लगा कि शायद वह उन्हीं का ही किसी करीबी या रिश्तेदार होगा जो वह पत्नी जानती नहीं होगी। ठीक है, यह मुद्दा समाप्त हो चुका। अंतिम मुद्दे की ओर हम चलते हैं। अंतिम मुद्दा है इस पाठ का कवि का आना और लेखक की प्रार्थना। कवि का आना
और लेखक की प्रार्थना, इस प्रकार। तो देखते हैं इस मुद्दे में कुछ जानकारी बताई है। इसमें लेखक क्या कहता है, देखो, हमदर्दी जताने वाले लोगों में ऐसे लोग जरूर आते हैं जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते, हम ऐसे लोगों को पसंद भी नहीं करते देखने के लिए, फिर भी वे क्या करते हैं, आते हैं। और लेखक के शहर में ऐसा ही एक कवि था, उसका नाम है लपकानंद। देखो नाम भी क्या रखा है लेखक ने, लपकानंद। ये एक निराला विचित्र ही नाम है, हमने शायद कभी सुना नहीं हुआ। तो ऐसे ही हंसी के वजह से उन्होंने उस कवि का नाम क्या रखा है, कवि श्री लपकानंद। और उनकी जो बेतुकी कविता है, बेतुकी इस शब्द का अर्थ होता है अर्थ न होना। बेतुकी का मतलब क्या होता है, अर्थ न होना, अर्थहीन, उसमें कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे ही कविता चलते चलते कुछ लोग बताते हैं और स्वयं को कवि साबित करते हैं या दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत बड़ा कवि हूं। लेकिन यह जो कवि है वह ज्यादा विद्वान नहीं है। ऐसे ही कुछ चलते चलते या बातें करते करते कविता रचता है, लेकिन उनकी कविता से सारा शहर परेशान है। लेखक कहता है कि मैं अक्सर इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि हमेशा। लेखक कहता है कि मैं हमेशा, उन्हें दूर से ही देखते ही वो भाग जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं जब भी मिलेंगे वह कवि 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। पिलाए इस शब्द का अर्थ यहाँ क्या होता है, पिलाए इस शब्द का अर्थ होता है सुनाई। इस प्रकार जब कवि की भेंट होती है इस लपकानंद से, तो वे क्या करते हैं कि लेखक को कम से कम 10-20 कविताएं सुनते हैं। छोटी छोटी कविता होती है, 4 पंक्ति वाली, 2 पंक्ति वाली, 6 पंक्ति वाली। तो ऐसी कविता सुनना लेखक को पसंद नहीं, वह भी परेशान है उस कवि से। एक दिन बगल में झोला दबाए लेखक के पास आ गए। झोला इस शब्द का अर्थ क्या है, थैला, ज्याला आपण पिशवी वगैरे म्हणतो, थैली या थैला। और वे भी लेखक को देखने आए अस्पताल में, और वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि वे कहते हैं कि मैं 4-5 दिनों से कवि सम्मेलन में अति व्यस्त था। व्यस्त इस शब्द का अर्थ क्या है, रममान होना, दंग होना, मग्न होना, गुंग होना, अशा प्रकारे व्यस्त होते। कवि सम्मेलन में गए थे। ऐसी जानकारी कौन किससे देता है, कवि श्री लपकानंद श्री लेखक से देता है। और वे कहते हैं, कसम से मैं कहता हूं, मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, और सोचने के कारण रात भर मुझे नींद नहीं आई, और रात को मैंने इसी संदर्भ में यही कविता बनाई। इसी संदर्भ में कविता बनाई कि लेखक की एक पैर क्या हुआ है, टूट चुका है, फ्रैक्चर हो चुका है, और वह कहता है कि इसी संदर्भ में, उस पैर के संदर्भ में लेकर उस लपकानंद ने कविता बनाई है। यह कहकर उन्होंने अपने थैले से डायरी निकाली और सुनाने लगे। देखिए यहाँ 3 ही पंक्ति की कविता है, छोटी सी। क्या कहा है, असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। बहुत ही हंसी मजाक वाली यह कविता श्री लपकानंद ने उस अस्पताल में लेखक जिस कमरे में था उसके समक्ष, उसके सामने बहुत ही चंद क्षणों में, बहुत पलक झपकते ही उन्होंने इस प्रकार की 3 पंक्ति वाली कविता तैयार भी कर ली कि असम की राजधानी है शिलोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टांग, मोटर वाले तेरी साइड थी रॉन्ग। इस प्रकार तो कविता सुनाकर वे लेखक को ऐसे देख रहे थे मानो उनकी एक आंख पूछ रही हो, कहो जनाब कविता कैसे लगी, और दूसरी आंख पूछती रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। इस प्रकार मतलब दोनों ओर से लेखक क्या मुसीबत में आ गया कि अब भाग नहीं सकता। पहले तो उनको देखते ही भागता था, लेकिन अब उसका एक पैर फ्रैक्चर हुआ है, इसलिए वो भाग तो नहीं सकता।
इस तरह वह कहते हैं लपकानंद जी। लेखक कहता है कि मैंने लपकानंद को चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया। इस प्रकार वादा करना यह भी एक मुहावरा है। वादा करना, इस मुहावरे का अर्थ है निश्चय करना, वादा करना, निश्चय करना, इस प्रकार या वचन देना, यह भी अर्थ आप ले सकते हैं। तो उस लपकानंद ने वादा किया कि मेरी कविता तुम्हें सुननी होगी। यह वादा करके ही बड़ी मुश्किल से उन्होंने विदा की, मतलब वहां से वह लपकानंद चले गए। और उसमें एक छोटा सा मुद्दा लेखक की प्रार्थना ईश्वर से, 2-3 पंक्ति में आई है यहाँ अंतिम। लेखक कहता है कि मैं हर रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि, देखो कि यह एक समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या समुच्चय बोधक अव्यय की विशेषता क्या होती है? पिछले साल भी इसका स्पष्टीकरण हो चुका है। जो अव्यय 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। तो यह की जो होता है उसे हमेशा पहली वेलांटी दीर्घ और रस्व अशा प्रकारे आपण मराठीमध्ये म्हणतो। तर रस्व म्हणजे पहिली वेलांटी की असेल तर डोळे दाखवून सांगायचं तो अव्यय कोणता असेल? समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय की परिभाषा क्या है? जो अव्यय 2 शब्द या 2 वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यह पहला वाक्य कौन सा है? अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, पहला वाक्य। दूसरा वाक्य, हे ईश्वर अगर तुझी मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो, यह अंत तक दूसरा वाक्य। ये दोनों वाक्य की इस समुच्चय बोधक इस शब्द रूपी अव्यय ने जोड़े। देखिए लेखक भगवान से, ईश्वर से क्या प्रार्थना करते हैं? वे कहते हैं कि हे ईश्वर अगर मुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़ डाल, मगर मुझ पर कृपा कर, एहसान कर कि इस जगह मेरी टांग तोड़ना जिस जगह कोई भी मेरा परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। बेदर्द इस शब्द का अर्थ यह होता है कि निर्दयी। निर्दयी इस शब्द का यह अर्थ है कि जो ज्यादा दूसरों का विचार नहीं करते या ज्यादा संवेदनशील नहीं होते इस प्रकार बेदर्द। उन्हें उस जो मरीज पीड़ा दर्द वेदना भुगत रहा है उसकी संवेदना नहीं होती, इसलिए बेदर्द कहा। यह भी एक अंक के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि कभी लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग ऐसी जगह तोड़ना जहां उनका परिचित नहीं हो। तो इसका उत्तर क्या होता है कि वे कहते हैं कि एक तो बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले, यह भी एक उत्तर हो सकता है। और दूसरा भी एक उत्तर हमारे अपने मन से विचार से दे सकते हैं, क्योंकि यदि परिचित व्यक्ति हो तो क्या करेंगे वे? समय असमय आकर लेखक को परेशान करेंगे। ऐसा भी उत्तर आप लिख सकते हैं। तो इस पाठ वारे हमदर्द यह आज पूरा हो चुका है। इस पाठ पर कुल मिलाकर 3 वीडियो हो चुके हैं, 7 मुद्दे सब हो चुके हैं। फिर से मैं 7 मुद्दे जो सब कुछ हुए हैं उसके 7 मुद्दों के नाम फिर से एक बार मैं पुनरावृत्ति कर रहा हूं उसकी रिवीजन के तौर पर। पहला मुद्दा था लेखक की टांग टूटना, दूसरा मुद्दा था लेखक बिस्तर पर, मुहावरे का जन्म, तीसरा मुद्दा था वार्ड और मिलने वाले पहले लोग, चौथा मुद्दा था मिलने वाले लोगों की विशेषता, पांचवा मुद्दा था सोनाबाई का आना, छठा मुद्दा था गलत कमरे में आना और अंतिम मुद्दा था कवि का आना। कौन से कवि थे? कवि श्री लपकानंद कवि का आना। और उसमें ऑब्लिक 7वां मुद्दा प्रार्थना, कवि की प्रार्थना। कवि प्रार्थना करता है कि हे भगवान मेरी दूसरी भी टांग तोड़ना है तो जरूर तोड़ देना, लेकिन ऐसी जगह तोड़ना जहां मेरा कोई परिचित न हो, क्योंकि यदि परिचित होंगे तो लेखक को समय असमय आकर परेशान करेंगे। और लेखक कहता है कि बड़े बेदर्द होते हुए हमदर्दी जताने वाले। तो ठीक है, आज के इस तीसरे वीडियो में 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं, गलत कमरे में आना, कवि का आना और लेखक की प्रार्थना। उसके आगे इस पाठ से संबंधित जो स्वाध्याय है उस पर भी हम क्या करने वाले हैं? नजर डालने वाले हैं। और यह स्वाध्याय
आपको वर्ग पाठ की वही में भी लिखना है। और वो जो ब्रिज कोर्स है वह भी आप हर रोज करते रहिए और जल्दी से जल्दी आपकी वह वही मुझे सौंप दीजिए। यहाँ आकर प्रशाला में, स्कूल में आकर वह जमा कीजिए। बोर्ड के लिए उसे 20 अंक आपको दिए हैं, इसलिए उसकी ओर भी ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो देखते हैं हम इसके आगे इस स्वाध्याय कौन सा है इस पाठ से संबंधित। वारे हमदर्द, इसका हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। तो देखो पहली कृति कौन सी है? मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषता। हमारा मुद्दे का नाम ही है मिलने वाले लोगों की विशेषता। उसमें मैंने सब स्पष्टीकरण किया है, फिर भी एक बार इसके उत्तर आपको बताना चाहता हूं। यह 2 अंकों के लिए परीक्षा में कृति आ सकती है, 2 अंकों के लिए। तो इसमें एक उत्तर आप लिख सकते हैं कि मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं, यह उत्तर आप लिख सकते हैं। दूसरा उत्तर लिख सकते हैं आप, वे केवल सूरत दिखाने आते हैं। तीसरा उत्तर आप लिख सकते हैं, इन्हें मरीज से कोई हमदर्दी नहीं होती। और चौथा उत्तर आप लिख सकते हैं कि ये केवल औपचारिकता निभाने आते हैं। तो यह जो पहली कृति है 2 अंकों के लिए परीक्षा भी, बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एक एक उत्तर, एक एक पॉइंट आधे आधे अंक के लिए है। तो ये 4 उत्तर हो चुके हैं इसके, कि सूरत दिखाने आते हैं, औपचारिकता निभाने आते हैं, इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, और कुछ लोग अपने फुर्सत से आते हैं। इस प्रकार अगली कृति देखेंगे हम। अगली कृति है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल, सार्वजनिक अस्पताल, और नीचे दिया है प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड। इसका भी मुद्दा मैंने बनाया था वार्ड। और 2 तरह के अस्पताल, एक प्राइवेट अस्पताल, उसे निजी अस्पताल भी कहते हैं, और एक सरकारी अस्पताल या सार्वजनिक अस्पताल। तो उस पॉइंट का स्पष्टीकरण बताते समय भी मैंने क्या की थी, जानकारी दी थी। फिर भी देखते हैं एक बार इसका क्या क्या उत्तर है। तो यह रहा उत्तर। प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, मरीजों की संख्या निर्धारित होती है, मतलब निश्चित होती है, ज्यादा संख्या मरीजों की नहीं होती। सार्वजनिक अस्पताल में क्या अंतर है कि सार्वजनिक अस्पताल में मरीजों की संख्या बहुत अधिक होती है। हमें म्हणजे फरक स्पष्ट करा असा जो मराठीमध्ये प्रश्न असतो, विज्ञानमध्ये असेल, इतिहासामध्ये असेल, अशा प्रकारे। तो यहाँ भी हमें कौन सी कृति लिखने का है, अंतर स्पष्ट कीजिए, मतलब दोनों में क्या फर्क होता है। तो प्राइवेट अस्पताल में क्या होता है, मरीज बहुत होते हैं, और सार्वजनिक अस्पताल में क्या होते हैं, मरीजों की संख्या बहुत होती है, और प्राइवेट में बहुत निश्चित होती है, निर्धारित होती है। और दूसरी भी एक विशेषता आप लिख सकते हैं, एक ही लिखने का है लेकिन आपकी जानकारी के लिए, कि निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, और सार्वजनिक अस्पताल में स्वच्छता का अभाव होता है, स्वच्छता उतनी होती नहीं। इस प्रकार ठीक है। आगे प्राइवेट और जनरल वार्ड, इसमें क्या अंतर है यह भी आप देखेंगे। प्राइवेट वार्ड में मरीज से मिलने के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता। इस पाठ में एक लाइन है, पंक्ति, शायद आपको ध्यान में आए या नहीं, कि प्राइवेट वार्ड में तो खुला निमंत्रण है। इस प्रकार की पंक्ति आई, देखो, खुला निमंत्रण है मतलब मरीजों से मिलने के लिए निश्चित कोई समय नहीं रहता। जनरल वार्ड में क्या होता है, मरीज से मिलने के लिए वो निश्चित समय होता है। इस प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। आगे की कृति, आगे कौन सी कृति है, देखो, आगे कृति है, अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारती।
हमें मालूम है सोनाबाई को कितने बच्चे थे? 4, और 4 बच्चों की शरारती। उस मुद्दे का स्पष्टीकरण करते समय मैंने बताया है, ये 2 अंकों के लिए परीक्षा में आ सकते हैं। तो देखते हैं उत्तर। यहाँ देखो, एक लड़का कुर्सी पर चढ़ा, यह भी एक कृति हो सकती है। दूसरा लड़का मेज पर चढ़ा, यह भी दूसरा उत्तर हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों उत्तर एक ही कृति में लिखे हैं। आप अलग अलग लिखेंगे तो भी चलेगा और इकट्ठा लिखेंगे तो भी चलेगा। छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। शीशी का मतलब आपको मालूम है, मैंने बताया है, कांच की बोतल। तीसरी शरारत, एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेत की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। मैंने आपको चित्र भी वो दिखाया था, और वही रेत की थैली। और चौथी है, लड़की ने दवा की शीशी पटक दी, फोड़ डाली। मतलब यह सोनाबाई की बच्चों की शरारत है। इस प्रकार 2 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। आगे कौन सा है? चौथी कृति। आप किताब में यह स्वाध्याय छुड़ाते समय आपके पास किताब होनी चाहिए और वह स्वाध्याय की ओर आपकी नजर होनी चाहिए। तो अगली कृति है कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। अभी वो हमारा पॉइंट हो चुका है। क्यों आया था लेखक को गुस्सा अपनी पत्नी पर? क्या मुद्दे का नाम था? वह गलत कमरे में आना, बराबर। तो लेखक को अपनी पत्नी पर गुस्सा इसलिए आया क्योंकि उस आदमी को जो रोता था उसे लेखक का करीबी या रिश्तेदार समझकर टैक्सी के पैसे उन्होंने दिए थे। इसलिए लेखक को अपनी पत्नी पर ज्यादा गुस्सा आया, बराबर। देखिए यहां भी लिखा है उत्तर। टैक्सी में आए आदमी को रोता देख लेखक की पत्नी ने उसे लेखक का रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए। यह उत्तर है, ये काम के लिए। कारण लिखिए। दूसरी कृति है। लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो। अंतिम या तीसरा वीडियो हमारा था, उसमें अंत में मैंने इसका उत्तर बताया था। क्या उत्तर बताया था? कि लेखक कहता है कि मेरी टांग दूसरी भी तोड़ना है तो तोड़ दो, लेकिन मुझ पर इतना कृपा करना, क्या, जहां मेरा परिचित न हो। ऐसा क्यों कहना चाहते लेखक? क्या कारण है? तो इसका कारण यह है कि लेखक कहता है कि बड़े बेदर्द होते हैं हमदर्दी जताने वाले, एक उत्तर। और दूसरा एक उत्तर होता है, यदि वो मेरे जान पहचान वाले कुछ करीबी मित्र रिश्तेदार होंगे, वे असमय कब भी जी चाहे आ जाएंगे और लेखक को परेशान करेंगे। लेखक का जीना हराम हो जाएगा। इस प्रकार इसका उत्तर है। अगली कृति देखते हैं। देखिए अगली कृति कि शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। यह शब्द संपदा के अंतर्गत 1 अंक के लिए कृति आती है। शब्द संपदा के अंतर्गत वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। देखिए यहां उत्तर भी टाइप किया है, चिड़ियाघर, बराबर, चिड़ियाघर। दूसरी कृति, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है उसे भंडारा, यह एक शब्द है। और एक आपकी जानकारी के मुताबिक मैं दूसरा आपको बताना शब्द चाहता हूं, वह है लंगर, लंगर या भंडारा। दोनों में से कौन सा भी आप उत्तर दे सकते हो। आगे की कृति देखिए, स्क्रीन पर है। उपसर्ग युक्त शब्द और प्रत्यय युक्त शब्द। यह शब्द संपदा कृति जो आती है उसके अंतर्गत इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। समानार्थी शब्द लिखो, विरोधार्थी शब्द लिखो, उपसर्ग युक्त शब्द, प्रत्यय युक्त शब्द, तत्सम, तद्भव, कृदंत, तद्धित। इस प्रकार सारी कृतियां शब्द संपदा के अंतर्गत आपको पूछी जाती है। तो उपसर्ग मैंने बताया था अध्यापन करते समय किसी पाठ में कविता का, मूल शब्द के यदि पहले कोई शब्द या अंश लगता है तो उपसर्ग कहते हैं, और मूल शब्द के जब बाद में कोई एक अक्षर या शब्द लगता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ध्यान में रखना छात्रों, जब मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और बाद में लगता है प्रत्यय, तो यहां हमें दोनों भी, एक शब्द दिया है वहां दर्द चौकट में, तो उससे से हम दोनों भी शब्द बनाने हैं, उपसर्ग भी बनाना है, प्रत्यय भी बनाना है। मतलब दर्द के आगे भी लगाना है और दर्द के पीछे भी लगाना है, इस प्रकार। तो कौन सा शब्द होगा? दर्द का उपसर्ग युक्त शब्द, दर्द के आगे क्या लगेगा? तो एक शब्द बनेगा बेदर्द,
या हमदर्द, दो उत्तर आप लिख सकते हैं। बे लगा, बे यह क्या हुआ? उपसर्ग। हम शब्द लगा, हम यह क्या होगा? उपसर्ग। बेदर्द, हमदर्द। और प्रत्ययुक्त शब्द दर्द के बाद में लगाना है। कौन सा शब्द बनेगा? दर्दनाक। कौन सा शब्द बनेगा? दर्दनाक। और एक शब्द दिया है उपसर्ग युक्त और प्रत्ययुक्त बनाने के लिए। चौकट में एक शब्द दिया है। कौन सा दिया है? निश्चित। देखो यहां दिया है निश्चित शब्द, तो उसके आगे क्या लगाएंगे? तो उपसर्ग घटित शब्द होगा अनिश्चित। यदि यहां अ लगाया तो कौन सा शब्द हो गया? उपसर्ग घटित। जब पहले लगता है उपसर्ग घटित, जो बाद में लगता है प्रत्यय घटित। और निश्चित शब्द का प्रत्ययुक्त शब्द कौन सा होगा? उसके आगे सिर्फ ता लगाना होगा। ता, क्या लगाना? ता। निश्चितता, तो ता यह क्या है? प्रत्ययुक्त शब्द। इस प्रकार तो देखते हैं आगे कृति। देखिए यहां भी हमदर्द, बेदर्द और दर्दनाक। इस प्रकार अनिश्चित, निश्चित के आगे अ लगा है। देखिए यहां अ लगा है और निश्चित ता शब्द लगा है। इस प्रकार उसके आगे की कृति कौन सी है देखते हैं कि मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए लिखिए। यह 2 अंकों के लिए स्वमत अभिव्यक्ति के अंतर्गत आपको बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो देखिए यहां उत्तर लिखा है कि मरीज से मिलने का समय निश्चित होता है, इसलिए हमें निश्चित समय का पता करके ही मिलने के लिए जाना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार, मतलब अपनी संपत्ति, अपनी क्षमता कितनी है, आप कितने अमीर है, गरीब है, उसके सामर्थ्य के अनुसार फल या स्वास्थ्यवर्धक खाद्य। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य कौन सा होता है? मतलब सेब होता है, एप्पल, सफरचंद जिसे हम कहते हैं, बराबर। नारियल होता है, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, बरोबर, सूखा कोबरा। इस प्रकार इससे स्वास्थ्य क्या होता है? बढ़ता है, ताकत आती है। तो फल भी लेना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक खाद्य सामग्री। तथा यदि कोई हमारा रिश्तेदार गरीब हो तो उसे हमारे सामर्थ्य के अनुसार, हमारी क्षमता के अनुसार उसे कुछ रुपए भी दे देना चाहिए, मानवता के हिसाब से। मरीज से आवश्यक बातें करनी चाहिए, ज्यादा आवाज ऊंची या बड़ी नहीं होनी चाहिए, और उसमें विनम्रता के साथ बातें करनी चाहिए। वैसे तो कोई लड़के हो तो लड़के साथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लेना ही पड़ेंगे। तो क्या करना होगा कि बच्चों को शांति से बैठने के लिए आपको क्या करना होगा? उसे सलाह देने की आवश्यकता होनी चाहिए, इस प्रकार कि उसे आराम मिल जाए, इसकी सावधानी हमें बरतनी चाहिए। इस प्रकार तो आगे निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को अधोरेखांकित करके उनके भेद लिखिए। तो यह भेद भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ 5 भेद है संज्ञा के: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। यह 5 संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा किसी एक ही जाति या वर्ग का बोध होता है, मतलब निश्चित तौर से बोध नहीं होता। पुरुष, सारे पुरुष है जातिवाचक। लेकिन यदि लोकमान्य कहा या अमोल कहा तो एक ही आएगा। जब आने का आएगा उल्लेख जातिवाचक, और एक ही उल्लेख आएगा व्यक्तिवाचक, सीधा है। या कुत्ता, तो कुत्ता कोई निश्चित बोध नहीं होता, अनेक। पंछी, पेड़, जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक एक ही बोध होता है। भाववाचक संज्ञा, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण दोष का स्वभाव का पता चलता है। वीरता, साहस, स्वाद, बुढ़ापा, धैर्य, हमारी भावना इसमें क्या होती है? व्यक्त होती है। इसकी सारी जानकारी हो चुकी है पिछले साल, लेकिन फिर भी यहाँ एक झलक या नजर हम डाल रहे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्य, धातु आदि का पता चलता है। इसे सिर्फ नापा या तोला जाता है, गिना नहीं जाता। सोना, चांदी, पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। या सभी प्रकार के अनाज, ज्वार, गेहूं, चावल या खनिज, धातु सभी
या और द्रव पदार्थ, इस प्रकार। और समूहवाचक संज्ञा, समूह का बोध होता है सेना, भीड़, संस्था, गुच्छे, कक्षा, इस प्रकार। तो देखिए यहाँ सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई, इसमें दो दो हमें संज्ञा निकालनी है। तो इसमें कौन सी संज्ञा होती है? देखो, एक है सोनाबाई व्यक्तिवाचक संज्ञा और दूसरी है बच्चे जातिवाचक संज्ञा। दूसरा, गाय बहुत दूध देती है, गाय जातिवाचक संज्ञा है और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा है। गाय मतलब अनेक का बोध होता है, कोई एक का बोध नहीं होता। तीसरा वाक्य, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, इसमें कौन सी 2 संज्ञा होगी? ईश्वर जातिवाचक संज्ञा और प्रार्थना भाववाचक संज्ञा। आगे, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी, इसमें क्या कहा है? देखो, सैनिक जातिवाचक संज्ञा और टुकड़ी समूह का बोध हुआ है समूहवाचक संज्ञा। उसके आगे सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं, इसमें क्या होगा? देखो, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला वाक्य, गोवा देख मैं तरंगित हो उठा, इसमें 2 संज्ञा है। गोवा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है और तरंगायित यह भी एक संज्ञा है, वो भाववाचक संज्ञा है। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा, इसके उत्तर क्या होते हैं? देखो, युवक जातिवाचक संज्ञा है और दल क्या है? समूहवाचक संज्ञा। आपको यह वर्ग पाठ्य वही में लिखना है या व्याकरण के वही में भी लिखा तो भी चलेगा। आगे का वाक्य, आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया है, तो विदेश जातिवाचक संज्ञा है और भ्रमण भाववाचक संज्ञा। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है, कहानी जातिवाचक संज्ञा, समाज समूहवाचक संज्ञा। सागर का जल खारा होता है, सागर जातिवाचक संज्ञा, किसी विशेष सागर का उल्लेख नहीं होता है। यदि यह अरबी सागर होता तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। जल द्रव्यवाचक संज्ञा है। इस प्रकार पाठ में प्रयुक्त किन्हीं 5 संज्ञा को ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। अनेक संज्ञा है इसमें, यह 5 संज्ञा आपको दी है, गुस्सा, इंसानियत, मरीज, असम और चाय। इसको क्या करना है? आपको वाक्य में प्रयोग करना है, बरोबर। उदाहरण, गुस्सा है, ज्यादा गुस्सा करना अच्छा नहीं होता, हो गया वाक्य। और जहां गुस्सा शब्द का इस्तेमाल किया है, प्रयोग किया है, उसके नीचे अंडरलाइन करना है, बरोबर। आज भी हमें समाज में इंसानियत देखने को मिलती है, इस प्रकार, बरोबर। बड़े बड़े अस्पताल में अनेक मरीज होते हैं, इस प्रकार। असम में चाय की बागाने हैं, चाय, कुछ लोग चाय बहुत पीते हैं, बहुत सी रचना वाक्य, इस प्रकार एक एक अंक के लिए वह आता है। और अंतिम देखिए, पहला क्या कहा है? अंतिम यह कृति, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। सर्वनाम जो नाम के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, आप, तू, तुम, मेरा, मेरी, इस प्रकार। तो पहला कौन सा उत्तरी लिखा है यहाँ कि वे सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में है। उत्तरी डायरेक्ट लिखा है क्योंकि हमारा समय ज्यादा हो चुका है, इसलिए अब सिर्फ उत्तर देखते हैं, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, तुम बाजार जाओ, टिम्बा टिम्बा बाजार जाओ, इसमें क्या उत्तर होगा? तुम बाजार जाओ। तीसरा, वे कारखाने में एक ही विभाग में काम करते थे, वे, इस प्रकार। आगे, इसे लेकर तुम क्या करोगे? सर्वनाम का प्रयोग किया है, कृति के लिए 1 मार्क के लिए, अंक के लिए पूछा जा सकता है। हृदय आपका है, आप उदार हो, इस प्रकार। लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, लोग अपना कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, इस प्रकार। इसके बाद, हम लोग दिन भर पंजी देखते रहे, हम सर्वनाम का प्रयोग हो चुका है। टिम्ब टिम्ब इसके पहले उसे मना करता,
मैं इसके पहले उसे मना करता। मैं यह सर्वनाम है। और अंत में काम करने के लिए कहा है, काम करने के लिए कहा है उसे करो, उसे यह भी क्या है, सर्वनाम है। और अंतिम जो कृति है, पाठ में प्रयुक्त सर्वनाम ढूंढकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। पाठ में भी बहुत ऐसे सर्वनाम है, जहां यहाँ 4-5 दिया है, देखो, मेरी, अपने, पूछ, क्या, यह सब सर्वनाम है। वो एक 5 या 10 सर्वनाम आपको इस पाठ में से निकालना है, अलग करना है, और उसे क्या करना है, वर्गपाठ की वही में आपको क्या करना है, लिखना है। और उपयोजित लेखन यह व्याकरण की वही में लिखना है। देखो, निम्नलिखित मुद्दे के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। पिछली साल वृत्तांत लेखन कैसे लिखना है इसकी सारी जानकारी दी है। तो आपको स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश और समापन, इन मुद्दों का इस्तेमाल करके प्रयोगकर को एक निश्चित वृत्तांत लिखना है। वृत्तांत के लिए एक हेडिंग, शीर्षक देना है, और स्थल, काल, दिनांक का उल्लेख करना है, समय का उल्लेख करना है, और शुरू से अंत तक वह कार्यक्रम कौन सा था। अब यह कार्यक्रम नहीं दिया है निश्चित, कौन सा, किसी भी कार्यक्रम का वृत्तांत आप लिख सकते हो, चाहे कौन सी भी जयंती हो, या वृक्षारोपण समारोह हो, या 15 अगस्त का स्वतंत्रता समारोह हो, प्रजासत्ताक दिन हो, या कौन सी भी जयंती का कार्यक्रम हो, वो कौन सा भी कार्यक्रम का आप क्या करना है, या वृत्तांत लिखना है। तो यह भी आपको व्याकरण की वही में लिखना है, क्योंकि आपको स्वाध्याय के लिए भी, बोर्ड परीक्षा के लिए 20 अंक है। तो आपसे मैं 5-5 अलग अलग कृतियां लिख कर लेने वाला हूं। 5 पत्र लिखना है आपको, 5 वृत्तांत लिखना है, 5 विज्ञापन लिखना है, 5 कहानी लिखना है, और 5 पद्य विश्लेषण भी लिखना है। इस प्रकार का सारा अभ्यास या प्रैक्टिस आपसे मैं करके रहूंगा, क्योंकि यह बहुत ही उपयोजित लेखन, अंत में बहुत ही, यदि इसमें आपको अंक मिले तो आपका मेरिट बन सकता है। तो ठीक है, आज की तासिका में यह पाठ तीसरा 3 वीडियो में पूरा हो चुका है। अगले हम इसके आगे जो मैं वीडियो बनाऊंगा, वो पूरक पठन के अंतर्गत एक पद्य आता है, कविता आती है चौथी, उस कविता का शीर्षक है मन। इस पर हम अगले वीडियो में आपसे मैं मुलाकात करूंगा। तब तक धन्यवाद।